हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? किसी एटम को हम उसके आयंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ कन्वर्ट किया जाएगा पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स कैटायन। अब हमें बहुत पहले से बोर की थ्योरी के अकॉर्डिंग मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को यदि अपर एनर्जी लेवल पर पहुंचाना है या लोअर एनर्जी लेवल पर पहुंचाना है, हमें उसकी एनर्जी में चेंज करना होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट होता है जिसके पास फिक्स एनर्जी होती है, यानी फिक्स एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिटल में रोटेट होता है। अब यदि आपको एटम को आयन में कन्वर्ट करना है तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के आपको उससे उस ऑर्बिट से बाहर निकालना होगा। दैट मीन्स उसको उसके हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचाना होगा, तो हमें उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है, जितनी एनर्जी एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड करनी पड़ेगी या जितनी जरूरत पड़ेगी, उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to release an electron from their outermost orbit of an isolated gaseous atom। ध्यान रखने वाली बात है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट मीन्स मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एटम में से जाएगा, और एटम भी गैसियस स्टेट का एटम होना चाहिए। क्योंकि यदि सॉलिड होगा तो पार्टिकल्स और भी ज्यादा क्लोज टुगेदर होंगे और इलेक्ट्रॉन को निकालना टिपिकल होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसलिए गैसेस स्टेट का एटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर भी इजी होगा क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होगा। तो यहाँ हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम आइसोलेटेड और गैसियस एटम, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये कैसे इफेक्ट करेगी या इस पे कौन कौन सी बातें हैं जो इफेक्ट करेंगी? जैसे यदि मैं बात करती हूँ, मैंने एल्युमिनियम की बात, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13। कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कितना आएगा? 2s3। दैट मीन्स इसके थर्ड वाले शेल में जो इसका वैलेंसी शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से सपोज ये इसका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं? 13, न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 14, तो न्यूक्लियर मास होता है 27। इसके यहाँ फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, सेकंड शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्ड यानी वैलेंसी शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एट ए टाइम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कर सकते हैं। यदि सपोज कर लेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी शेल का, तो पहले हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमें इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, नहीं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जा चुका है तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब इसमें से आप 1 बाय 1 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर कर सकते हैं। अब यदि मुझे इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन भी बाहर करना है तो क्या सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे पहले जितनी ही एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि थर्ड शेल में ही है, या उससे ज्यादा या कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी? मे बी आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सेम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि सेम सेल में से ही उसको रिलीज करना है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ प्रोटॉन पहले 13 थे, वो 13 प्रोटॉन आउटर शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किए हुए थे। अब प्रोटॉन तो 13 ही है बट आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। दैट मीन्स अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी।
इसलिए जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट मीन सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो फर्स्ट के कंपेयर में ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली यदि आप थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं तो ये एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। इस तरह से आपके पास ये बढ़ता रहेगा। तो हम कह सकते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। सक्सेसिव एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है, यानी सेम एटम में यदि हम बात करते हैं तो इनकी एनर्जीज बढ़ती जाती है। दैट जैसे यदि आप एक और एटम की बात कर लें, यदि हम नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन +3 की यदि बात करते, सपोज ऐसा होता है, या ओनली प्लस की बात कर लो, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन एटम इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी नाइट्रोजन पॉजिटिव की, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। इसी तरह से यदि n+2 कर दिया, बाय द वे आप कहोगे कि नाइट्रोजन तो नेगेटिव में होता है, बट यदि हमने प्लस में बना दिया इसको, तो ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन से ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये आपके पास आयनाइजेशन सेम एटम में जितने ज्यादा आपके पॉजिटिव आयंस बनेंगे, यानी जितनी ज्यादा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। आइए अब हम देखते हैं ग्रुप और पीरियड में ये किस तरह से चेंज आएगा, क्या कोई चेंज आएगा, और आता है तो किस तरह से चेंज आता है। हम एक ग्रुप ले लेते हैं, सपोज फर्स्ट ग्रुप ही लेते हैं हम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। यहाँ एटम कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8 8 18 18 1। सिमिलरली दिख रही है, सभी के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स सभी की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकलेगी, सभी को अपने आउटर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स न्यूक्लियस से आउटर शेल का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन जितना लार्जर साइज होगा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि एक ग्रुप में यदि आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है यानी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। चलिए एक पीरियड की बात कर लेते हैं। यदि हम एक पीरियड की बात करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7। नंबर ऑफ शेल सेम है। आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए शायद सेम एनर्जी लगेगी, बट यदि आप इनके साइज की बात करते हो, इनके एटॉमिक मास की बात करें तो 7 9 11 12 14 16 19 नंबर ऑफ शेल सेम दिखाई दे रहे हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर शेल पर बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक आते हैं या किसी भी पीरियड में फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप तक जाते हैं तो रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब रेडियस कम हो गई है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी कम या ज्यादा,
क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज छोटा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, जब आप लेफ्ट से राइट ग्रुप में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि साइज रिड्यूस होगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज होगी। तो बात क्लियर होगी। यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी एक पीरियड की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और एक ग्रुप की बात करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हम कुछ फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को चेंज करते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो दो फैक्टर तो हमारे ग्रुप एंड पीरियड्स में ही आ जाते हैं। पहला फैक्टर कौन सा आता है, एटॉमिक साइज ना। हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग की। फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट क्या है, एटॉमिक साइज। यदि साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप आते साइज इंक्रीज हो रहा है, यदि साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस एंड आउटर शेल का अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी, अट्रैक्शन कम होगा। इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। बट यदि एटॉमिक साइज रिड्यूस होगा, जो कि पीरियड में होता है, एटॉमिक साइज यदि रिड्यूस होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकंड, यानी हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एटॉमिक साइज के। यदि साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, साइज छोटा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। दूसरी हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम पीरियड की बात कर रहे थे, वहां एक नजर में देखा जाए तो नंबर ऑफ शेल सेम दिखाई देती है। नंबर ऑफ शेल सेम दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि शायद आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, बट वहां पर न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस एंड आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पर हम कुछ एक्सेप्शंस अभी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कोई भी ऑर्बिटल, जैसे लास्ट ऑर्बिटल से हम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, तो यदि वो ऑर्बिटल यदि कंप्लीटली फील्ड है या हाफ फील्ड है तो हाईली स्टेबल होता है, और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, दैट मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अनस्टेबल करने में आपको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए यदि कोई आपका कॉन्फ़िगरेशन या ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, सपोज जैसे पी की बात करें, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते, या तो वो कंप्लीटली भरा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन है या जस्ट हाफ यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो अदर अनफिल्ड कंडीशन जैसे 2 है, 4 है, 5 है, इन इलेक्ट्रॉन्स की कंपेयर में हाईली स्टेबल होगा और इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकालना टिपिकल होगा। दैट मीन्स इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर कंडीशन। जैसे हम एग्जांपल देखें, आपने देखा था लेफ्ट टू राइट जाने पर हम बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, बट यदि लेफ्ट टू राइट आप देखते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यदि बात की जाए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8। आप यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें कितना आएगा 1:2:2 2p3। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1:2:2 2p4। यदि एक जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से
ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के राइट साइड आ रहा है पीरियड में। बट यहाँ पर यदि आप बात करते हैं तो दोनों का सेम एनर्जी लेवल है, सेकंड एनर्जी लेवल है, दोनों में से पी में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। बट नाइट्रोजन के पास पी कितना है? 3, दैट मीन्स ये हाफ फील्ड है। इसके पास कितना है? P4, जो ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। तो नाइट्रोजन, क्योंकि p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है, और एक्स्ट्रा स्टेबल होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको हायर एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन दैट मींस इलेक्ट्रॉन आपका s, p, d या f किस ऑर्बिटल में से निकालना है, क्योंकि इन सभी ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी अलग अलग होती है, इनको अलग अलग अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एस ऑर्बिटल में से एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा लगता है, यानी एस की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है, देन पी, देन डी, देन एफ लगता है। तो अब यदि हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे एक और एक्सेप्शन की आप बात करें, बेरिलियम एंड बोरोन, ठीक है ना, बेरिलियम एंड बोरोन। बोरोन बेरिलियम के राइट साइड में, दैट मींस बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, बट होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ फिर आप देखो बोरोन का बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने 1:2s2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1:2s2 2p1। यहाँ पर दो रीजन आते। पहला, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है तो s ऑर्बिटल में से होगा, जबकि बोरोन में से p ऑर्बिटल में से होगा। हमें मालूम है s की पेनिट्रेशन पावर p से ज्यादा होती है, दैट मींस s में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको p के कंपेयर में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी। सेकंड थिंग, जो बेरिलियम है उसका s ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड है और p में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस ये ना कंप्लीटली फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो दो रीजन आ जाते हैं कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होती है। तो इस तरह से हम पेनिट्रेशन पावर को देख सकते हैं, s की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, देन p, देन d एंड लास्ट में आपका f आता है। इस तरह से ये हमारे पास 4 फैक्टर अफेक्टिंग पॉइंट्स है, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पर। सपोज हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है, सोडियम, नाइट्रोजन +3। इनको यदि हमें इनके इंक्रीजिंग, या इसको अभी छोड़ दो, इसकी बाद में कर, इनको इनके इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे आएगा? हम पहले इनके एटॉमिक नंबर की बात कर लें, तो ये कितना है? 7, 13, 11। इसमें कितने शेल आ रहे हैं आपके? 2, 5, और ये कितना आ रहा है? 2, 8, 3, और ये कितना आ रहा है? 2, 8, 1। दैट मीन्स 2 शेल या 3 शेल, 3 शेल यानी साइज बढ़ गया, तो 2 शेल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 3 शेल। तो किसकी हो गई? नाइट्रोजन की आ जाएगी। पर नाइट्रोजन कहाँ आता है आपका? इधर 15 ग्रुप में आता है। सोडियम और एल्युमिनियम की बात करें तो दोनों में 3-3 शेल है और दोनों सेम पीरियड में आ रहे हैं। सेम पीरियड में आ रहे हैं तो आप बात कर सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है।
तो हमारे पास सोडियम की कम होगी और सोडियम से ज्यादा किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी। अब बात आती है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से कम होगी या ज्यादा होगी। तो हम इसके लिए देखते हैं नाइट्रोजन की कितनी होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास 2 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। दैट मीन्स आपके पास नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यदि यहीं पर हम N+ भी लगा दें, हमें मालूम है कि सेम एटम की भी बात की जाए तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा कम होती है, यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। तो N और N+ को कंपेयर किया जाए तो N+ की आयोनाइजेशन एनर्जी N से ज्यादा होगी। इस तरह से हम ये सीक्वेंस देख सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी एटम दिया हो या आयंस दिए हो तो हम आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर कर सकते हैं। अब इसी तरह से यदि हम एल्युमिनियम की बात कर लें, एल्युमिनियम में से आप 3 एटम्स रिलीज कर सकते, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हो। तो यदि मैंने एल्युमिनियम में से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्युमिनियम प्लस आयन में। जब प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगी उसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सेकंड कब होगा, जब ये एल्युमिनियम आयन और एनर्जी लेगा, एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और अब ये +2 हो जाएगा, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। थर्ड कब बनेगी, जब ये सेकंड वाला फिर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कितनी हो जाएगी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो एक सेम एटम में हमेशा थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा होगी, सेकंड 1 से ज्यादा होगी और इसी तरह से आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ठीक है, आज हमने डिस्कस किया आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। ग्रुप में हम बात करें तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। पीरियड में साइज डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इसलिए पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। कुछ एक्सेप्शंस की भी बात हमने कर ली। तो एक्सेप्शंस किस बेसिस पर आते हैं, जो फैक्टर अफेक्टिंग है, यानी एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन बातों का ध्यान भी हमें रखना होगा क्योंकि जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक सिंपल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, जो एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, बोरोन बेरिलियम है, इस तरह के जो एक्सेप्शन पॉइंट होते हैं उन एक्सेप्शंस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें वो चीज को स्पेशली ध्यान रखना है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज का टॉपिक हम यहीं क्लियर खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।